अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपका वेलकम है। आज जिस सोशल इशू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारे माशरे का एक नासूर बन गया है, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारी लाखों बेटियों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है और कई बहनों की ज़िंदगी को नर्क समझो, उनके खूबसूरत ख्वाबों को छीन के, उनकी ख्वाहिशों का गला घोंट के, उनको ज़िंदगी की उन अंधेर गलियों में धकेल दिया है, जहाँ से उजाले का सफर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जी हाँ नाज़रीन, आज जिस सोशल इशू पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक बिद्दत है जिसको जहेज का नाम दिया गया है। और आज इस टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया है, हमारी पैनलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आपको अपने पैनल से रूबरू कराऊं, मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले मैं बताती चलूं, हमारे जो पहले पैनलिस्ट हैं वो है एडवोकेट मोहम्मद इनायत। इनके बारे में बताऊं, ये एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नाजरीन, पूरे कश्मीर में इनको एक ज़हीन लॉयर, एक एक्टिव सोशल वर्कर और एक कामयाब इंसान के नाम से जाना जाता है। रफियाबाद से ताल्लुक रखते हैं, वतरगाम रफियाबाद से ताल्लुक रखते हैं। और अगर इनको एज अ लॉयर देखें तो ही इज वेरी कंपैशनेट विथ हिज क्लाइंट्स। हमारी जो दूसरी पैनलिस्ट है वो है मोहतरमा मंशा बेग। नाज़रीन, मैं मोहतरमा मंशा बेग के बारे में बताती चलूं, एक 2012 से बतौर डीएसपी तैनात है। एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ही सोशली काफी एक्टिव है और हमेशा जब भी किसी को इनकी जरूरत पड़ती है, चाहे ड्यूटी आवर्स हो या ड्यूटी आवर्स से बाहर, ये हमेशा बेतहाशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं। नाज़रीन, हमारी जो तीसरी पैनलिस्ट है मैं उनके बारे में बता दूं, वो घर घर की आवाज बन चुकी हैं। जी हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में कोई ऐसी फैमिली होगी जहां जिस फैमिली में औरतें, लड़कियां या बच्चे इनसे दीनी तालीम ना हासिल करते हों। जी बिल्कुल, मैं आपको रूबरू कराती हूँ हमारी एक इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा आलिमा ताहिरा यूसुफ से। और हमारी जो चौथी पैनलिस्ट है नाज़रीन, मैं उनके बारे में बताती चलूं, उनका नाम डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ज़ोहरा है। एक एस्थेटिक सर्जन, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी है। कमाल की आर्टिस्ट हैं। इनके आर्ट को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली थी रिसेंटली विंटर्स में। चलिए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी एडवोकेट साहब आपसे, आप हमें बता दीजिए ये डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट है क्या? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया व्यक्त करता हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और दूसरा जो आपने इतनी सारी चैरिटेबल वर्ड्स कहे, मैं यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच। सर, यहाँ पे रोकना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। पिछले 20 हमने जब आपका पता कर लिया, हमें पता चला रफियाबाद के लोगों से कि पिछले 20 सालों से आप एक्टिव सोशल वर्कर वहां रह चुके हैं। खैर, हमने आपकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं को टच नहीं किया। चलिए, थैंक यू। तो जहां तक ये डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट है, 1961 में इसको इनेक्ट किया गया। अगर हम देखेंगे ना, बेसिक जो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट किसी भी लेजिस्लेचर का ये होता है कि अगर आप किसी चीज को, उसको जो सोसाइटी में कोई चीज, जो कोई इविल अगर वो बढ़ रहा है, कोई मैनेस बढ़ रहा है, तो उसको रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए इफेक्टिवली रोकने के लिए और उसके लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ लेजिस्लेशन लाए जा रहे हैं। तो उस समय चूंकि ये डॉवरी है, बेसिकली ये जो हमारी हिंदू सोसाइटी है, तो उसमें वहां से हमको वो इनहेरिट हो चुका है कि जब भी वहां पे क्या बोलते हैं उसको शादियां होती हैं हिंदू फैमिलीज में, तो वो कुछ दान करते हैं अपने बहू बेटियों को, उनको देते हैं। तो धीरे धीरे वो एक वो सैक्रिमेंट से बदल के उसने एक समाजी बिद्दत की शक्ल इख्तियार कर ली, और बेटियों की, जो लड़कियां थी, उनकी शादियां करना इसलिए मुश्किल हो गया कि जो लड़की वाले
थे, उन्होंने उनसे कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स मांगे शुरू करनी कि हमारा रिश्ता इसलिए करेंगे जब आप हमारे इतने इतने ये सारे आप हमारे डिमांड्स पूरी कर दो। और इस एविल को, इस मैनेज को समाज से खत्म करने के लिए उस समय एक लॉ बना दिया गया, एक लेजिस्लेशन लाया गया, ताकि ये डेट्रीमेंटल हो उन एलिमेंट्स के लिए जो उसको सोसाइटी में गलत तौर से एक गलत धारणा बना के इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे उस समय, या फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे, तो उनको क्रैश करने के लिए, उनको विक्टिम बनने से रोका जाए, तब जाके ये अपना डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था। ओके, थैंक यू सर। मैडम मनशा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, डज डॉवरी फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आती है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम आसिमा, am I audible? Yeah, please continue. Thank you so much for giving me this platform. Coming quickly to your question, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि does dowry fall within the ambit of domestic violence, तो certainly yes, because domestic violence की अगर हम बात करें, violence सिर्फ physical नहीं होती है, violence can be mental, emotional and physical abuse, तीनों चीजें हो सकती हैं। और जब डाउरी की बात हम करते हैं, डाउरी की प्रैक्टिस, डाउरी सिर्फ शादी के टाइम नहीं मांगी जा सकती है, बड़े सारे केसेस में हमने देखा है कि शादी के बाद भी बहुत सारी हमारी बहनों को, बेटियों को टॉर्चर किया जाता है फॉर द रीजन ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जिसको हम डाउरी कहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, पैसा हो गया, एनीथिंग। तो जब ये डिमांड्स होती हैं और लड़कियों को प्रेशराइज किया जाता है, बड़े सारे केसेस में हमने फिजिकल अब्यूज भी देखा है, एंड अगर फिजिकल अब्यूज नहीं तो इस प्रेशर से ही जो मेंटल टॉर्चर या इमोशनल अब्यूज एक लड़की के साथ, एक बेटी, एक बहू, एक बहन के साथ होता है, तो डेफिनेटली उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस में कैटेगराइज करते हैं। सो यस। अगर ऐसे कोई लड़की को तंग किया जाता है या उसका शौहर तंग करता है डॉवरी के लिए, इन-लॉज तो खैर बाद में आते हैं, पहले तो शौहर का जिक्र होता है, तो ऐसी चीज को वो कहाँ पे मतलब रिपोर्ट करे? देखिए, जो भी आपका नजदीकी पुलिस थाना या पुलिस चौकी जो भी हो, आप वहां पे जाके इस क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। और फॉर द पर्पसेस ऑफ कन्वीनियंस, और जैसा कि हमने हमारी सोसाइटी की अगर हम बात करें, कश्मीरी सोसाइटी की या इंडियन सोसाइटी की, जहाँ पे थाने में जाना एक टैबू समझा जाता है, यूजुअली मैंने लोगों में वो झिझक, हेजिटेशन देखी है कि वो पुलिस की तरफ रजू नहीं करना चाहते हैं, ड्यू टू कि इसको सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत करार दिया जाता है। तो उस कन्वीनियंस के लिए भी, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, हमारे पास वुमेन पुलिस स्टेशन हैं इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। वी आर हैविंग वुमेन पुलिस स्टेशन। आप वहां पे जा सकते हैं, आपका इमीडिएटली रिड्रेसल वहां पे स्टार्ट होता है। दैट मींस जो पुलिस मैं बताऊं, आपकी jurisdiction में आते हैं, it is not necessary we have to file complaint in those very police stations. We can file anywhere. You can file this anywhere. उसके बाद देखो, jurisdiction तो एक secondary issue है कि लड़की कहाँ की रहने वाली है, abuse कहाँ हुआ, ससुराल कहाँ है, that is a secondary thing. But then you can report the crime and bring it to the notice of the police. आप किसी भी अपने नजदीकी थाने में जाइए, अगर आपके वहां पे women police station available नहीं है, आप किसी भी territorial police station, पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके आगे फिर वो पुलिस का काम है उस चीज को प्रॉपर कोर्स में चलाना। एंड जहां तक सवाल है हमारे women police stations का, तो these are manned mostly by women officers and officials for the convenience of our sisters, daughters, जो भी मुख्तलिफ किस्म के abuses को दरगुजर करती हैं। ओके, इनायत सर, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, इफ द डिमांड ऑफ डॉवरी इज प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट, व्हाट इज द पेनल्टी इम्पोज्ड? में दो चीजें होती हैं, एक तो अगर वो डॉवरी अगर वो कंसुमेट होता है, अनकंसुमेटेड, ये जहाँ पे नहीं दी गई है या जहाँ देने की लेने की मांग की गई है, तो वो दैट इज पनिशेबल बाय ओनली सम, जो उसमें फाइन लगता है। द मिनिमम फाइन इज फॉर दैट मैटर, वो मिनिमम फाइन 15,000 रुपीज का है, उसमें 15,000 का। एंड इट कैन बी द मैक्सिमम, वो जो उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, फॉर हिम टू डिसाइड दैट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट फॉर द फाइन। तो और इसके अलावा जो डाउरी में, एक तो हमारा जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो वो तो अपनी जगह है ही, उसके अलावा जो हमारे उसमें बाकी जो हमारा इंडियन पिनल कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। तो उसमें अमेंडमेंट्स भी लाई गई हैं कि हमारे इसमें इंडियन पिनल कोड में एक स्पेशल प्रोविजन है 304B, दैट इज पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू द डाउरी डेथ। तो जहाँ पे उसमें एक क्लास है कि शादी के 7 साल के दौरान अगर कोई अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज में, या ड्यू टू बर्न्स और ड्यू टू सम एक्सटर्नल इंजुरीज,
कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई जो मैरिड वुमन है उसकी मौत वाक़या हो जाए, और ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि उस मौत से पहले उसको कोई क्रूएलिटी या हैरेसमेंट का शिकार बनाया गया हो, तो उसमें एक वो मामला बनता है 304B एंड उसमें जो मिनिमम पनिशमेंट इज अगेन 7 years एंड इट कैन बी अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके। और उसके साथ साथ इसमें जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और एविडेंस एक्ट में भी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो एक पहले हमारे एक क्लास था 198 कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, तो उसके अलावा उसमें भी एक अमेंडमेंट लाई गई हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और एक 198A करके क्लास उसमें ये कर दिया गया इंसर्ट, जिसमें कि विक्टिम ही नहीं बल्कि विक्टिम का कोई भी जो ब्लड रिलेशन हो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कर सकता है। उसके अलावा भी हमारे ये तो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डाउरी डेथ है, तो अगर अदरवाइज भी उसको डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व हो शादी के 7 साल दौरान, कि अगर कोई हस्बैंड या उसका कोई भी रिलेशन इसमें ये पाया जाए कि वो किसी औरत की, शादीशुदा औरत की मौत में मुलव्वस है, तो उसके खिलाफ भी 30302 का मामला दर्ज किया जा सकता है डाउरी डेथ। ओके सर, ओके। तो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, तो है वहां पे, लेकिन अब यहाँ ये पे है मैं कि 2 उसको मिनट के लिए आपका आलिमा फरा यूसुफ का ध्यान चाहती हूँ। मैम, आप हमें बताएंगे कि क्या इस्लाम में जहेज का लेना जायज है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया और मुझ नाचीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे कुछ दीनी बात शेयर करने की तौफीक अता फरमाई। जो जहेज है उसमें उसकी इस्लाम में कोई भी बुनियाद नहीं है, वो बस एक हिंदुवाना रस्म है, हिंदुवाना रस्म है और हिंदुवाना रस्म है। और हिंदुओं में ये रस्म होती क्यों है? क्योंकि जो हिंदू की बेटियां और जो बहनें होती हैं उनको मीरास में कोई भी हक नहीं दिया जाता है। जो भी हक होता है वो बेटों को मिलता है, और जो राजपूत वगैरह होता है उसमें तो छोटे बेटों को भी नहीं मिलता, सिर्फ बड़े बेटे को मिलता है। और जो हिंदुओं में है बेटियों को कोई भी हक नहीं दिया जाता है। इस वजह से जब उसकी रुखसती होती है खैरात के तौर पर, अब तुझे बाप के हक में से तो कुछ नहीं मिलेगा, अब थोड़ा सा उसको दिया जाता है कि खैरात के तौर पर से। लेकिन जो इस्लाम, जो हमारी शरीयत है, उसमें इसकी कोई भी हकीकत नहीं है, कोई भी हकीकत नहीं है। एक माँ बाप अपनी छोटी सी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, उसको दीनी तालीम देते हैं, दुनियावी तालीम देते हैं, तहजीब सिखाते हैं, और फिर जब शादी का मौका आ जाता है इसी टुकड़े को, इस जिगर के टुकड़े को वो रुखसत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एट द सेम टाइम जो लड़के वाले होते हैं, एक बेशर्मी की और बेगैरती की बात है उनके लिए कि जो माँ बाप इस नन्हे से फूल को उनके लिए रुखसत करने के लिए तैयार है, उसके घर के लिए, उसके घर को संभालने के लिए वो उनसे जहेज का मुतालबा करते हैं। ये उनके लिए बस एक बेशर्मगी और बेगैरती की बात है। जी और जी। जहेज की जो शरीयत है उसमें जहेज के बहुत ज्यादा नुकसानात बताए जाते हैं। सबसे पहले कि खाना तबाह हो जाता है, ना लड़की वालों को सुकून आता है ना लड़के वालों को सुकून आता है। लड़के वालों को इसलिए सुकून नहीं है कि वो कर्जे में डूब जाते हैं, और लड़के वालों को इसलिए सुकून नहीं है कि उनको अपनी हैसियत के मुताबिक मिलता नहीं है। और इसी वजह से कसरत तलाक भी हो जाते हैं, जो आजकल तलाक हो जाते हैं वो इस वजह से होते हैं, इसी जहेज की वजह से। और तीसरा है कि जहेज के डर से शिकम में ही लड़कियों को जिंदा मार दिया जाता है। फीमेल फिटिसाइड, तो ये राइट। मैम, मैं डॉक्टर कुर्रतुल ऐन से पूछना चाहूंगी। मैम, जो आलिमा मैम ने हमें बोला, फरा मैम ने बोला कि जहेज, इस्लाम में जहेज की कोई, कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, ये हमारे मजहब में नहीं लिखा गया है कि लड़कियों से जहेज मांगो। क्या आपको लगता है अगर मुसलमान सोसाइटी में हम देखें, हमारा हर एक सेक्शन, चाहे वो गरीब से गरीब तर हो, अमीर से अमीर तर हो, या एवरेज फैमिलीज, हर एक सेक्शन में जहेज का कहीं ना कहीं जिक्र होता है? जी, इसके अस्सलाम बावजूद भी वालेकुम। दिस इज नॉट अलाउड। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फीलिंग ऑनर्ड। हाँ जी मैम, जैसे कि मैम ने, आलिमा मैम ने कहा आपसे कि डाउरी के बारे में, तो इसका सोसाइटी में हर जगह पे इफेक्ट है। आप कह रहे हैं लोअर सोसाइटी, हायर सोसाइटी, रिच फैमिलीज, पुअर फैमिलीज, हर जगह इसका इफेक्ट है। देखिए मैम, मैं आपको एक बात बताती हूँ।
अगर हमारी रिलीजियस टीचिंग्स हमारी फैमिलीज में नहीं आई, तब तक हम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो भी चीज डाउरी आप कहे कि जो भी चीज इससे हो रही है, सुसाइड, जैसे कि आपने परसों देखा होगा आयशा ने जो सुसाइड किया, वो जो लेटेस्ट एक केस था, तो क्या चीज है जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया? इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर हुआ था मैम उनके यहाँ। सो उस चीज ने उनको प्रोवोक किया, नहीं जी आपको कुछ करना है, अपने आप को उनको बचाना पड़ा। उन्होंने, उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आए, लाइक मुझे अभी कैसे मुझे रिलैक्सेशन मिले, तो वो सुसाइड कर गए। ये चीज हमारी सोसाइटी में, जब तक हमारे घर में रिलीजियस टीचिंग, इसमें रोल होता है पेरेंट्स का, पेरेंटिंग रोल, कितनी एज है बच्चे की, जबकि आपको बच्चे को पढ़ाना है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। सपोज हमारा जो घर का सिस्टम रहता है, चाहे पुअर फैमिली हो, रिच फैमिली हो, जो भी हो, हमारे सिस्टम में रहता है मैम कि हम लोग डॉटर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, आपके जो बेटे हैं उन पे हम फोकस नहीं करते। अगर आप पेरेंटिंग अच्छे तरीके से करेंगे, आप उनको पढ़ाएंगे, नहीं जी ये गलत है, ये सही है, एक मेल डोमिनेटिंग रोल है, चलिए ठीक है, बट एक सपोर्टिव रोल, मोटिवेटिव रोल, आपकी माएँ, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाएंगे, तो आप इस चीज को कम कर सकते हैं। यानी हमें अपने घर से अवेयरनेस देनी है जी अपने बेटों जी, को। पहले से। ओके, देखिए मैं मैम, जो आयशा मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कोई आपके पास कोई औरत आती है, कंप्लेंट की, उससे डॉवरी मांगी जाती है विदाउट एनी एविडेंस, क्या आप एक्यूज्ड को अरेस्ट करते हैं या आपको एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए, पुलिस को एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए तब जाके अरेस्ट होता है? देखिए मैम, एविडेंस बात की बात है। वैसे तो पुलिस ऑफिसर, हमारा सबसे पहले फर्ज है, जो लॉ कानून भी बोलता है कि जब भी हमारे पास एक कंप्लेंट आती है, किसी भी तरह की हो, किसी भी नेचर की हो, जरूरी नहीं है कि वो वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आए, इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू टेक एक्शन, टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट। और अगर कॉग्निजेबल है, जो हमें ऑफेंस बताया जा रहा है, अगर तो वो कॉग्निजेबल है, जिसमें पुलिस को इख्तियार है एक्ट करने का, तो उसमें हमें इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करना है, जिसको हम कहते हैं कि पर्चा लगाना है। तो एविडेंस बात की बात है। द प्राइमरी स्टेप इज यू हैव टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, एंड उसके बाद जब आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, उसके बाद द एविडेंस कम्स इनटू प्ले। उसके बाद हम एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना चार्जशीट फाइल करते हैं। ओके मैम। मैम आजकल के जमाने में क्या ऑनलाइन कंप्लेंट्स लड़कियां कर सकती है? बिल्कुल, आप कंप्लेंट किसी भी मीडियम से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रोविज़न ये भी है कि अगर आप टेलीफ़ोनिकली भी अपनी कंप्लेंट पुलिस तक पहुँचाते हैं, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस कंप्लेंट को राइटिंग में रिड्यूस करके और एफआईआर लगाना, अगर तो उस नेचर की कंप्लेंट हो तो। ओके, इनायत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना टाइम लगता है कोर्ट में, कचेरी में एक डॉवरी केस को सॉल्व होने में? ऐसे जो अगर हम यहाँ का देखें अपना जुडिशियल सिस्टम, जो हमारा है एडजुडिकेशन का सिस्टम, तो उसमें ये जैसे डॉवरी डेथ केस की या डॉवरी रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट केस की ट्रायल होती है, तो वो तो जस्ट लाइक एनी अदर ट्रायल, इसमें कोई फास्ट ट्रैक ट्रायल करके या कोई स्पेशल कोर्ट करके, डेजिग्नेटेड कोर्ट करके ट्रायल होती नहीं है। और यूजुअली हम देखते हैं कि कोई भी क्रिमिनल केस अगर हो तो उसमें तो मुझे लगता है कि मतलब एट एन एवरेज 5-6 साल से पहले कोई केस डिसाइड होता नहीं है। लेकिन जहां तक ये डॉवरी रिलेटेड केसेस की बात है, 5-6 साल से पहले तो कोई केस कुछ डिसाइड नहीं होता डिसाइड नहीं होता। यूजुअली, मैं एट एन एवरेज यहाँ बोल। पे मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है। मैं बताती चलूं, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देके अदालत बिगाड़ देती है। मंशा, आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं बिल्कुल, आई नहीं, एग्री। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जस्ट फॉर अनदर 60 सेकेंड्स। तो ये मैंने बोला एट एन एवरेज, इसका मतलब यही नहीं कि हर केस में 6 साल लगने ही लगने। इसमें ये है कि 2 साल, बिकॉज इसमें एक और पहलू है डाउरी रिलेटेड डेथ केसेस में। यूजुअली जो उसमें कंप्लेंट पार्टी होती है, जिनके बेसिस पे केस फाइल किया जाता है और फिर चालान पेश होता है, वो इंटरेस्टेड पार्टी होती है। उनकी उसमें ये कोशिश रहती है कि जो इसमें जो एक्यूज पर्सन है उसको जल्द से जल्द सजा मिले, और उसमें उनकी ये कोशिश रहती है कि जल्दी जितनी भी तारीखें लगे उन तारीखों पे वो लोग कोर्ट में आके गवाही पेश करें, शहादत जो है उनके गवाह है उनको पेश करें। तो उस सूरत में ये जरूरी नहीं है कि 6 साल का समय लगे,
और ये समय आपको दिस टाइम कैन बी रिड्यूस्ड टू जस्ट 2.5 years और 3 साल तक का, मुझे लगता है कि 2-2.5 साल 3 साल तक उस केस को डिसाइड किया जा सकता है। आलिमा जहाँ फराह तक मैम, इसकी कोई या सर कंटिन्यू कीजिए। ओके, आलिमा I'm फराह done. मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इस्लाम में जहेज का कोई जिक्र है ही नहीं, मगर बहुत सारे आलिम हमें ये कहते हैं कुछ जहेज फातिमी, क्या आप उस पे कुछ बताना चाहेंगे? ये जहेज फातिमी क्या है? कि फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ये जहेज का लफ्ज लगाना ही एक बहुत ही बड़ा जुल्म है। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम अपनी मनपसंद बातों को दीन, जो भी हमारी रस्में जो हमको अच्छी लगती हैं, उनको दीन का मुकद्दस जामा पहना देते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जहेज फातिमी है। अगर किसी को भी अगर किसी को भी जहेज से आज मना किया जाता है तो वो फौरन जवाब देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज दिया, जो कि सरासर गलत है। हाँ, जो महर फातिमी है उसकी हकीकत इस्लाम में है, लेकिन जहेज फातिमी की हकीकत है या नहीं है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, यहाँ जहाँ पे हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ था, तो उनका मदीना में कोई नहीं था। उनके सरपरस्त जो वली थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जब दोनों की निकाह की बात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आपके पास कुछ है जो आप अदा कर सकते हैं एज अ महर? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक ज़रा होती थी, तो वो कहाँ गई? उसको बेच दो और महर रख दो, क्योंकि महर निकाह की शर्त है, उसके बगैर निकाह नहीं होता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ही फुकरा सहाबा में से थे, उनके पास कुछ नहीं था, घर भी नहीं था, घर का सामान भी नहीं था। तो उन्होंने वो ज़रा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेच दी। तो थोड़े से दिरहम 30 दिरहम आ गए। तो थोड़े से दिरहम उन्होंने अंदर भेज दिए फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को तैयार करने के लिए। और जो कुछ दिरहम बचे थे, चूंकि घर नहीं था, एक अंसारी सहाबी ने गिफ्ट के तौर पर एक घर दिया था, अब घर में सामान चाहिए होता था, तो एक गधा, एक तकिया, एक चक्की और एक मिश्कीज़ा उन्होंने ले लिया घर की ज़रूरत के लिए। वो अपने पैसों से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैसों से नहीं था, उनके अपने पैसों से था। फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुछ औरतें लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ और इस थोड़े सामान को लेकर उनके घर में छोड़ कर आए। और इसी को आज हम जहेज का नाम देते हैं, जो कि सरासर एक जुल्म है। वो सारा का सारा जो सामान आया था वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अपने पैसों से, जो उन्होंने ज़रा बेची थी, उसी से आया। ओके, डॉक्टर कोरैतुलैन मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या एक लड़की जो डॉवरी लेके अपने ससुराल में कदम रखती है, क्या ये डॉवरी वाली लड़की को ससुराल में एडजस्ट होना आसान होता है बनिस्बत उस लड़की की जो बिल्कुल डॉवरी नहीं देती, जो इसके अगेंस्ट है? क्या ससुराल में एडजस्ट होने के लिए डॉवरी होना एक जरूरी चीज है? ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी देखिए एडजस्ट होती हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जब आप डॉवरी लेके आपको डिमांड होती है डॉवरी की, दैट मीन्स आप जहाँ जा रहे हैं उनका दिमाग पहले ही खराब हो चुका है। जब एक बार वो आपको डिमांड करेंगे, वो आप लास्ट तक वही डिमांड करते रहेंगे। तो मगर आप यहाँ एक कैसे फैशन है मैम, यहाँ बिना मांगे हाँ, भी लड़कियां लेके जाती हैं। एग्जैक्टली आप देखिए मैम, वो खुश नहीं रह सकती क्योंकि उनके खून में ही है आपसे बार बार मांगेंगे, बार बार। रही बात मैम, आप पुअर हो या रिच हो, जब आपके पास गाइडेंस है ये चीज ही गलत है, ये चीज ही सही है, ये रास्ता सही है, तो आप चाहते हैं मैं सही रास्ते से जाऊं, बट आप जा रहे हैं गलत रास्ते डाउरी दे के, तो रास्ता हमेशा खराब ही रहेगा, आपके लिए इसमें कोई फायदा नहीं है। बट अब सोसाइटी में आप देख रहे हैं अभी जैसा है कि आपको फोर्स किया जाता है, फिर लड़की भी मजबूर होती है। मैंने इसलिए आपको बोला इसमें मेल्स का ज्यादा रोल रहता है। जब आपके मेल्स थोड़े कॉन्शियस हो अपने रिलीजन के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, वो तब जाके फैमिली में ये चीजें बोल सकते हैं। फीमेल्स का एक सपोर्टिव मोटिवेटिव रोल रहता है। ठीक है मैम? ओके ओके, थैंक यू। मंशा मैम, जी, इस्लाम में डॉवरी का कोई जिक्र ही नहीं, इस्लाम के रूल्स के अगेंस्ट है, और लॉ भी डॉवरी को सपोर्ट नहीं करती है। लॉ में भी डॉवरी लेना एक क्राइम है। तो फिर ये सिलसिला क्यों चल रहा है?
जबकि दीनी तरफ से भी हमें रुकावट है, दुनियावी तरफ से भी हमें रुकावट है। पुलिस इसके लिए लड़ रही है, कानून इसके लिए लड़ रहा है, लोग इसके अगेंस्ट है, स्टिल ये सिस्टम क्यों चलता जा रहा है? देखिए आसमा, इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये एक सोसाइटल ईवल है। ये हमारी सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से ये ईवल चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक हमारा मेल डोमिनेटेड, एक हमारा मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में, जिसमें हम मेल्स को सुपीरियर समझते हैं। आई होप इनायत सर ऑफेंस नहीं लेंगे, बट जिसमें हम मेल्स को ज्यादा तरजीह देते हैं। नॉर्मली हमने देखा है घरों में भी बेटों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, बेटियों को कम। और शुरू से ही एक लड़की जब पैदा होती है और जब जैसे जैसे वो बड़ी होती है, उसकी तरबियत इस तरह से की जाती है कि उसके माइंड में डाला जाता है कि आपकी शादी होगी, आपने दूसरे घर में जाना है, एंड यू प्रिपेयर दैट लिटिल गर्ल इस तरह से कि यू हैव टू गो टू अनदर प्लेस एंड यू हैव टू टेक थिंग्स विद यू। और At least मतलब we inculcate the seeds of dowry in innocent minds. ये हम ही उनके yes, दिमाग में डालते हैं। उनके दिमाग में डालते हैं कि ये करना है। तो होता क्या है कि जैसे लड़कियां बड़ी होती है ना, आपने देखा होगा लड़कियां भी इंसिस्ट करती हैं। अब डाउरी इज नॉट जस्ट कि आपके ससुराल वालों ने मांगा। फॉर एग्जाम्पल हम छोटी सी मिसाल लेंगे कि ससुराल वालों ने डिमांड की कि गाड़ी होनी चाहिए। डाउरी सिर्फ वो नहीं है, आप जब अपने साथ एक गाड़ी लेके जा रहे हो, आप अपनी बेटी के माइंड में डाल रहे हो कि सिगर्ट तासिन, हम तुम्हारे लिए जमीन भी दे रहे हैं, हम तुम्हें गोल्ड इतना सारा दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं क्योंकि इससे तुम सुपीरियर रहोगी, इससे तुम्हारी इज्जत होगी इन लॉज में। Okay. काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है सोसाइटी से कि ये वाला माइंडसेट इसको बदलिए। इस माइंडसेट की जगह अपनी बेटियों को आप एम्पावर कीजिए, उनमें वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल कीजिए कि दे आर इनफ। उनको इन चीजों की, इन सुपरफिशियल और फेक चीजों की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड जमीन, पैसा, गाड़ी, गोल्ड, ज्वेलरी, नहीं। उनको एम्पावर कीजिए, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, Okay. उनको Thank you, ma'am. फाइनेंशियली। थैंक यू मैम। इनायत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या डॉवरी केस हम शादी के 10 साल के बाद फाइल कर सकते हैं? नहीं, 10 साल के बाद तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो 304B में एक वहां पे क्लास है कि विद इन द फर्स्ट 7 years ऑफ द मैरिज, कि अगर शादी के 7 साल के दौरान कोई ऐसी मौत वाक़या हो जाती है शादीशुदा औरत की, तो उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसको माना जाता है कि भाई ये डॉवरी डेथ है। एंड इफ इट इज बियॉन्ड 7 years, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट विल नॉट बी अ डॉवरी डेथ, but then it can be in death under 302 or 304A or 306, whatever. 306 है कि अबेटमेंट टू सुसाइड, जबकि 302 है वो है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें डायरेक्ट मर्डर चार्जेस एक आदमी के ऊपर लगे जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज जो आलिमा साहिबा ने बोला, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे फ्रॉम अ लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे मेरे सामने आपको जो डॉवरी रिलेटेड केसेस हैं या कंप्लेंट्स फाइल होते हैं, मुझे लगता है दे आर टू मिनिस्क्यूल। द परसेंटेज में नॉट बी मोर देन 0.05% और इवन लेस। तो और जहां तक ये है, और आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई आदमी, कोई परिवार, कोई हाउस होल्ड आपको डिमांड करता है कि हम आपके घर में तभी शादी कर रहे हैं बेटे की जब आप हमको इतना गाड़ी दोगे, पैसा दोगे, मकान दोगे, ऐसा करके आज की डेट तक मेरे सामने ऐसी कोई ये नहीं है। मैं सोसाइटी के साथ जुड़ा हूँ और यहाँ पे हमारे सोशल इश्यूज रहते हैं, फैमिली मैटर्स रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने सैकड़ों ऐसे होंगे डिस्प्यूट जिसमें मैं एक हिस्सा रहा हूँ रिकॉन्सिलेटरी प्रोसेस का, तो उसमें मैंने कहीं एक जगह भी नहीं देखा कि किसी एक परिवार ने, हाउस होल्ड ने दूसरे परिवार से कोई डाउरी के रूप में, जहेज के रूप में कोई चीज मांगी। ये तो हमें एक वो स्टेटस टाइप का कोई स्टेटस सिंबल करके, स्टेटस सिंबल तो एग्जैक्ट पता नहीं एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है कि एक जो हमारे जहाँ पे हमने अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अपॉन दैट पर्टिकुलर फैमिली दैट वी आर फाइनेंशियली गुड, वेल ऑफ, तो उस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए हमको डिफरेंट हम लोग जो हम अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वी गो बियॉन्ड दोज कैपेसिटीज एंड वांट टू गिव सम गिफ्ट्स जो हमारी बहू बेटियों को देना चाहते हैं। तो जो हमेशा डॉवरी ही नहीं होती है, वो डॉवरी नहीं होती है। तो और क्या कहीं बोलते ना हैं कहीं उसको, हमें मगर ये गिफ्ट complaints या- सिस्टम, हाँ कहीं ना कहीं ये गिफ्ट सिस्टम भी दिक्कत बनता जा रहा है सोसाइटी में। और इसमें हम खुद जिम्मेदार। मैं आपको बताऊं, चलो डावरी देने की बात तो कुछ और है, इसको रखिए। तो जब हम अपने मेहमानों को शादी में बुलाते हैं,
तो हम आप देखते हैं कितने वहां पे डेलिकेसीज होते हैं, कितने वेराइटीज होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतना, और साथ में आपको एक बड़ा सा सैग भी दिया जाता है कि आप, उनको ये प्रिजम्पशन होती है कि आपको उसको खा नहीं सकते हो तो इसको आप घर ले डाल जाओ। के घर ले व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। तो इसमें आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई कांस्टेंट, कोई गेस्ट आपको ये तो नहीं बता रहा है कि जब तक आप इतने वेराइटीज नहीं बनाओगे तो हम आपके घर आने वाले हैं नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो ये एक सेल्फ क्रिएटेड है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है जो सोसाइटी में हमारा अपना है इंडिविजुअल लेवल पे। और जहां तक आलमा साहबना ने बोला कि दिस इज अ लिगेसी ऑफ एन हिंदू दिस रिलीजन एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी क्या प्रेजुडिस, वहां पे होता है, उसको हम सत्रीदान बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में जो पंचमी होती है तो उसमें बेटियों के लिए कोई अपना शेयर होता नहीं है, दैट इज ऑल फॉर द मेल मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पंचमी जॉइंट फैमिली में। क्योंकि जब बेटी की शादी होती है उसके परिवार वालों को, बाप या बेटे को, भाई को पता होता है कि भाई जो हमारी प्रॉपर्टी है जॉइंट फैमिली में उसमें तो उसको कोई शेयर मिलने वाला है नहीं, सो लेट अस ट्राई टू कंपनसेट दैट शेयर इन सम अदर वे और मैनर। तो उसको वो देते हैं, तो उसको वो सत्रीदान के रूप में, सत्री तो ये है लेडी एंड दान होता है एक तरह का, हम आपको दान, तो मैं उसको चैरिटी होता है, चैरिटी तो मैं नहीं बोलूंगा, जैसे हमको वहां पे कन्यादान भी करते हैं तो उस तरह का दान है ये, वो नहीं दान के कोई गरीब आदमी को आप दे रहे हो, ये एक ऐसा दान है जो एक श्रद्धा के साथ दे रहे हो, है ना, विद अ पर्टिकुलर बिलीफ एंड सेंटिमेंट। तो उसी को इतना वही, उसमें भी हमारा एक इंडिविजुअली रोल है सोसाइटी में, जिन्होंने इसको सत्री दान से उसको हटा के उसको जहेज बना दिया। और सत्री दान जो फैमिली की अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी उसको न देख के हमने ये देखा कि जिस लड़के के घर में शादी हो रही है और लड़के का जो स्टेटस है, और उस लड़के के स्टेटस को देख के, लड़के के फैमिली को स्टेटस को देख के आप उसका सत्रीदान करो, भले वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्स के विद इन हो या नहीं हो। तो लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हमारे मुस्लिम समाज में तो ऐसा कुछ करके है नहीं। और आज की डेट में समाज जो में भी हम जहेज की चीजें जगह दे रहे हैं, विरासत दी जाती है, जो लड़कियां हक रखती हैं विरासत अपने दी बाप। जा रही है, Exactly, विरासत। ऑफ कोर्स। और आज की डेट में जो बहू बेटियों को दिया जा रहा है, थान दिया जा रहा है, वो जेवरात दिए जा रहे हैं। और ये जो, चूंकि आलमा साहिबा यहाँ बैठी हैं तो उनके सामने कुछ ज्यादा बोलना शरीयत के बारे में मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक तो चीज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तलकीन किया, जब भी आप कहीं जाओ तो तहाइफ आपस में आप एक दूसरे को पेश करो। जब हम दोस्तों के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदारों के जहाँ, वहां ताइफ देने की बात आती है। तो जब हम अपने एक बेटी या बहन को विदा करते हैं तो उसको गिफ्ट देने में, थान देने में, ऐसा मुझे कोई ऐसा हर्ज दिखाई नहीं पड़ रहा, अनलेस एंड अनटिल वी डोंट जस्ट attach it to our status, and they don't attach it to the reputation and the repute of a family. तो अगर हम, और इसमें मैं अब यहीं पे बोलूंगा कि ये हमारा इंडिविजुअल लेवल पे हमारा एक फर्ज बनता है कि तोहफे तहफ देने की रस्म को हम वहीं तक महदूद रहे जहां तक हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, उससे बाहर न जाए। अच्छा, और बाकी जहां तक मैं आपको एक चीज यहाँ बताऊंगा, जहां तक लॉज की बात है, लॉज are not only about retribution, they are also about the reformation as well as counseling. और अगर लॉज ही एक सोसाइटी में इविल्स को खत्म करते, तो जो अभी हमने देखे जो दिल्ली केस में जो जितने स्ट्रिंजेंट लॉज बने अगेंस्ट द जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 years में द ग्राफ हैज गॉन ड्रास्टिकली अप। तो दिस इज द प्रिजम्पशन ऑफ द फैक्ट कि केवल एक सोसाइटी में इविल को रोकने के लिए केवल लॉज ही आपका हेल्प नहीं कर सकते, जब तक कि हम अपनी मानसिकता, जनरल पब्लिक हैज टू कम फॉरवर्ड, जब तक हम अपनी सोच न बदलें। बिल्कुल। कुरत मैम, मैं शॉर्ट टर्म्स में आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, एज अ वुमेन, एज अ डॉक्टर, आप वर्किंग वुमेन भी है, आर्टिस्ट भी हैं, आप मुझे बताइए डॉवरी को रोकने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए मैम, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप अपनी लड़कियों को एम्पावर करें, आप उनको फाइनेंशियली स्टेबल बनाएं। ये मत सिखाएं कि आपको कल किसी घर में जाना है, जब तक आपके साथ ये चीज वो चीज नहीं होगी तो तब तक आप में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। क्या जो लड़की फाइनेंशियली स्टेबल होती है उससे डॉवरी डिमांड नहीं होती? मैम होती है। देखिए क्या होता है, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, चलिए आप में स्टेमिना नहीं है, आपके यहाँ ससुराल इन लॉज वगैरह आप पे प्रेशराइज करते हैं, आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं होता है कि आप उनको वापस बोलें, क्योंकि आपको एक बैक सपोर्ट चाहिए आपके मायके साइड से भी।
तो एक लड़की के पास इमोशनल फीलिंग्स होती है, वो चाहती है घर का, मेरे इन लॉज का लोड मेरे मायके वालों पे ना पड़े, उस वजह से वो प्रेशराइज होती है, वो बहुत प्रॉब्लम्स वहीं पे होती है राइज। वो चाहते आता है यहाँ से, वो इन लॉज के साथ चाहती है स्टेबल रहे, यहाँ चाहती है प्रेशर मेरे मायके वालों पे ना रहे, तो एक मेंटल सेटअप बन जाता है जिसमें कि लड़की परेशान होती है, कुछ ना कुछ चीजें मेंटल उसका हो जाता है सारा कि नहीं अब मुझे सुसाइड करना है, थॉट्स आ जाते हैं क्या करूं, ये सही है ये गलत है। तो मैंने आपको जैसे बोला है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जैसे हमारे सेटअप में होता है, सोर्स ऑफ जो ये है आपका दिमाग, आपका जब तक नजरिया, आपको दिखावा, अगर आपको दिखावे के लिए करना है तो आप कभी भी डॉरी के लिए उनसे मांग सकते हैं। ये जो दिखावे का सिस्टम हमारी सोसाइटी में आ गया, इसने सारा सिस्टम खराब किया हुआ है। डॉरी तब तक आएगी जब तक आपको चाहिए। एक लड़का अपनी इनकैपेबिलिटीज के लिए अपनी बीवी को डिमांड करता है, आप जी मेरे लिए ये लाइए वो लाइए। जी थैंक यू। तो मैम इमंशा जी मैम, जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुरत मैम कह रही थी कि फरमा रही थी यहाँ पे हमें अपनी बेटियों को एम्पावर करना है, हमें उनको बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है। क्या यही बिल्कुल। एक स्टेप काफी है डॉवरी को रोकने के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला आसमा, कहने में तो बहुत छोटी सी चीज है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लेकिन इट इज नॉट जस्ट दैट, ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से वी कैन गो अ लॉन्ग वे। जहां पर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इज एन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, बहुत चीजें आती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं बोलता है कि आपको लड़की को लड़के के बराबर लाना है। मैंने भी कहा कि माइंडसेट को बदलना है। जैसे डॉक्टर कुरत ने कहा कि दिखावा छोड़ना है। जैसे आई अग्री विद ऑल माय अदर को पैनलिस्ट्स के दिखावे के लिए ये चीजें नहीं करनी है कि अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल आप क्लास में रिच क्लास है, यू कैन अफोर्ड टू गिव एवरी लग्जरी एवरी लैविश थिंग टू योर डॉटर, प्लीज नहीं दे, रिफ्रेन फ्रॉम इट, इन्वेस्ट इन योर डॉटर। इन्वेस्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि उसको उसके बैंक अकाउंट में आप लाखों करोड़ों रुपए भरे। इन्वेस्ट से मेरा मतलब है उसको एम्पावर कीजिए, उसको पढ़ाइए, उसको उस लायक बनाइए कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और उसका मतलब उसका ज़हन वसी होना चाहिए। उसको मेक हर एजुकेटेड। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोथ, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली जो लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनसे डाउरी डिमांड्स नहीं की जाती या उनको प्रेशराइज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स की वो देखें इन कंपैरिजन टू एक लड़की जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, अपने इन-लॉज पे, अपने मायके वालों पे, उसके कंपैरिजन में एक लड़की जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, शी कैन रिस्पॉन्ड टू सच सिचुएशंस इन अ बेटर मैनर, शी कैन टैकल सच सिचुएशंस इन अ बेटर मैनर। जहां तक हम कहते हैं कि सुसाइड्स बिकॉज ऑफ द जो अपेटमेंट सुसाइड होती है डाउरी की वजह से, इन केस ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन और एम्पावर्ड वुमेन और एजुकेटेड वुमेन, ये चीजें कम देखी गई हैं इन कंपैरिजन टू दोज वुमेन जो शायद कम पढ़ी लिखी हैं, हमारी बहनें, जिनको शायद मौका नहीं मिला होता है, जिनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, जिनको पेरेंट्स ने, फैमिलीज ने मौका ही नहीं दिया होता है। उनके लिए फिर एक ही रास्ता होता है, अपनी जान ले लो, सुसाइड करो, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड वही बात है कि माइंडसेट बदलिए, आप तरबियत बच्चों की ऐसी कीजिए, ना कि सिर्फ बेटियों की, अपने बेटों की भी, कि वो डाउरी ले ही नहीं, ताकि ये मेनेस हमारी सोसाइटी से धीरे धीरे इरेज हो जाए। अपने बेटों को हमें समझाना है कि आपको मॉडर्न भिखारी बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने दम पे खड़े रहिए। मैं इनायत से आपसे जानना चाहूंगी फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एक स्टेप बताइए जिससे हम कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी तरक्की पे आ जाएगी, जहेज जैसी बिद्दत खत्म होना शुरू हो जाए। सबसे मतलब इन्होंने पहले बोला मैम ने कि कोई भी चेंज अगर हम देखना चाहते हैं, ये केवल डॉवरी को लेके नहीं, किसी भी चीज में अगर एक सोसाइटी में, माशरे में हम तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप है कि वी हैव टू एजुकेट द पीपल। एजुकेशन, और ये एजुकेशन नहीं, वो इस एजुकेशन में की बात नहीं कर रहा हूँ मुरवजे तालीम की, आप उनको स्कूल भेजिए और उनको पढ़ाइए। एक ये एजुकेशन कि वी हैव, उनको ये एजुकेट करना है कि जितना एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए उसका शादी जरूरी है, इतनी ही इम्पोर्टेंट एक लड़के के लिए भी उसकी शादी जरूरी है। एंड जितनी जरूरत, जितनी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में एक लड़के की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस सोसाइटी में एक लड़की की भी है। तो और मुझे कम से कम इस बात की मुझे एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक अच्छी फीलिंग हो रही है मुझे ये जान के कि लेटली हमारी जो सोसाइटी है, इट हैज बिकम ए जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी।
आज की डेट में मुझे कोई जेंडर बयास करके मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे लगता है गॉन आर द डेज कि when there was always a preference for a male child. I don't think that it is any more like that. मुझे तो ऐसा कम से कम मुझे आज की डेट में मेरी जो प्रैक्टिस है या जो मैं समाज में देखता रहता हूँ, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसमें एजुकेशन तो पहली बात रहेगी ऑफ कोर्स, और एजुकेशन टू द एक्सटेंट दैट कि हमारी इसमें माशरे में हमारी इक्वल इंपॉर्टेंस है, जितनी लड़के की इंपॉर्टेंस है उतनी लड़की की भी इंपॉर्टेंस है। और जहां तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करना है कि जो लड़की फाइनेंशियली स्टेबल हो तो उसके इंसिडेंसेस कम हो सकते हैं। मतलब प्रॉब्ली आई फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर ऐसी होती तो हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 125 नहीं होता, मेंटेनेंस के लिए कोई क्लाज नहीं होता, या डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस क्लाज नहीं होता, शेल्टर का क्लाज नहीं होता, या बाकी क्लासेस डैमेजेस का क्लाज नहीं होता। तो ये हमारे लीगल सिस्टम में, लीगल बुक्स में, लीगल जो रूल ऑफ लॉ में द इंश्राइनमेंट ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ लॉ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस की एक वाइफ की या एक लेडी की या एक गर्ल की, दैट इज स्क्वायरली अपॉन द हस्बैंड, और इट इज स्क्वायरली अपॉन द जो मेल मेंबर होता है फैमिली का, उसके ऊपर। तो यहाँ पे फिर बात यहीं पे आती है कि दैट वी हैव टू एजुकेट। फाइनेंशियल को इधर छोड़ के, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, बट उसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंस आपकी मेल की फैमिली में है, उतनी सोसाइटी में है, उतनी ही इंपॉर्टेंस एक वुमन की भी है, एक लड़की की भी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी। ऐसा कुछ ऐसा मुझे आलिमा कोई फरा ये मैम, लग नहीं रहा है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी सोसाइटी में कोई ना कोई बिद्दत आ जाती है तो एक स्कॉलर, एक सेक्शन जो होता है हमारे स्कॉलर्स का, रिलीजियस स्कॉलर्स का, वो सामने आके लोगों को अवेयर करते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक रहे हैं आजकल लोग, इतना ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा है, इतने ज्यादा कि आजकल के नौजवान, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले महर की बात कर रही थी, राइट? जी जी और साथ में डॉवरी आपने कंपैरिजन किया, राइट? आपको लगता है आजकल के पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लड़के महर को ऐसे लेते हैं कि बाद में अदा करेंगे, क्योंकि इसमें एक क्लॉज है बाद में भी अदा कर सकते हैं, डॉवरी का हैंड टू हैंड एकदम से हो जाए, डॉवरी पहले डिसाइड, महर को हम बाद में भी डिसाइड लगा देंगे, भाई लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, अदायगी बाद में होगी। तो पहले ही व्हाट यू कॉल दिस, जहेज का वो बिजनेस होता है। इस मामले में स्कॉलर्स का क्या रोल है, इस्लामिक स्कॉलर्स का क्या रोल रहा? इस्लामिक स्कॉलर्स ये हमेशा बोलते रहते हैं, बोलते रहेंगे कि ये जो जहेज है ये एक बिद्दत है, और हर एक बिद्दत हमको एक गुमराही की तरह लेकर जाती है। और रही ये जो महर की बात है, महर एक जायज है, और चूंकि ये महर जो है ये शरीयत में निकाह की शर्त है। निकाह तब तक सही नहीं हो सकता है जब तक महर एक शर्त ना बांधी जाए। और जो आजकल के नौजवान, अगर कोई नौजवान ऐसा है जिसकी नियत ये हो, चलो मैं शादी कर लूंगा, और उसकी नियत, वो बोल रहा है कि मैं अदा कर लूंगा, लेकिन उसकी अंदर से नियत ये है कि मैं महर नहीं दूंगा, तो वो एक उसका शुमार कल कयामत के दिन एक जानी के साथ होगा। तो जो ये बोलते हैं अभी हमारा जो जहेज है उसको अभी हैंड टू हैंड हम लेते हैं, नहीं हमको अभी वो चाहिए, तब तक हम पहले लड़की का सामान आ जाता है, फिर लड़की आ जाती है। वही आजकल की आजकल हमारी सामान पहले सोसाइटी में पहुंचता है, लड़कियां बाद में आती हैं। हाँ, पहले हम सामान पे नजर रखेंगे कि कितना सामान है। अगर सामान अच्छा खासा है तो लड़की के साथ प्यार से बात करेंगे, और अगर सामान कम है तो लड़की के साथ अच्छे से बात नहीं की जाती है। फ्रॉम द बिगनिंग उसके साथ टॉर्चर किया जाता है। और रही जो ये महर की बात है, और जो महर तो शरीयत का हक है कि पहले ही अदा किया जाए, लेकिन अगर किसी के जो जिनकी हैसियत भी होती है, जो अच्छे से दे भी सकते हैं एट दैट टाइम, फिर भी वो इसको क्या ताखीर कर देते हैं, नहीं बाद में देंगे, बाद में देंगे, क्योंकि दे डोंट वांट टू गिव दैट। तो ये एक बिद्दत है शरीयत में जहेज और जो महर है। अगर देखिए, अगर जहेज होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिसको आज हम जहेज फातिमी के नाम से पुकारते हैं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ही क्यों देते? उनकी बाकी जो और दो 3 बेटियां थी, हजरत जैनब थी, हजरत कुलसुम थी, हजरत रुकैया थी। तो गोया हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाइंसाफी का इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी हजरत फातिमा को दे दी, बाकी 3 बेटियों को नहीं दी। तो हम गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नौज़ुबिल्लाह नाइंसाफी का इल्जाम लगा रहे हैं।
और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली दो साहबजादी थी, जब उनका निकाह हुआ तब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदा थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मालदार थी। अगर जहेज़ की शरीयत में कोई होती, हकीकत गुंजाइश होती, होती। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी 2 बेटियों जिनका निकाह उनके सामने हुआ था, उनको अच्छे से जहेज़ देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हज़रत आलिमा मैम, फातिमा रज़ी आप अल्लाह एज ताला अन्हा इस्लामिक को उसकी स्कॉलर, ज़रूरत थी, तो इसीलिए। जी मैम, आप एज इस्लामिक स्कॉलर और आप एज अ वुमन क्या करती जी। हैं इस बिद्दत को खत्म करने के लिए? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो शख्स, जो लड़के, ये हर एक लड़के आपने एज अ वुमन मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की को इस बात की तालीम दी जाए कि वो इस बात का पुख्ता इरादा कर ले कि जब भी वो किसी लड़की से निकाह करे, वो अपने माँ बाप से ये इस बात की को लिख ले कि मैं उससे कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक दिल का टुकड़ा उसको देकर रहता है, जिसकी परवरिश उन्होंने इतनी मेहनत से की है, जिसकी परवरिश के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया है, जिसकी जिसकी तालीम के लिए उन्होंने इतना किया, उस टुकड़े को वो उसके हाथ में सौंप देते हैं। तो एज अ मतलब लड़कों, इसमें मेन रोल बॉयज का है कि उनको अपने फैमिली से ये लिखवाना चाहिए कि हम एक लड़की से कुछ नहीं लेंगे। एंड एज अ इस्लामिक स्कॉलर मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि शादी को है ना, शादी को आसान कर दो। आजकल जो है शादी को बहुत मुश्किल बनाया गया और जिनाह को आम कर दिया गया। अगर हमारी शादियां आसान हो जाएगी तो जिनाह खुद ब खुद है मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू मैम। मनशा मैम, एज अ जी। पुलिस ऑफिसर तो आपने अपनी व्यूज दे दी, एज अ मदर एंड एज अ वुमन आपको क्या लगता है कहाँ पे शुरुआत, क्योंकि हमें अभी शुरुआत ही करनी है, अभी कहीं पे इसका खात्मा नहीं हुआ, हमें इसके अगेंस्ट अवेयरनेस करनी है, हमें शुरुआत करनी है, कहाँ पे एज अ मदर आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? देखिए, आपने एज़ अ मदर बोला है या एज़ अ वुमन बोला है, तो सबसे पहले बात वहीं आती है, जैसे इनायत सर ने भी कहा, आलिमा मैडम ने बोला, सबने कहा, सारे पैनलिस्ट ने, कि एजुकेशन। एजुकेशन ये नहीं कि आप स्कूल भेज रहे हैं बच्चियों को, कॉलेज भेज रहे हैं। एजुकेशन आपकी बेटियों की भी, आपके बेटों की भी। उनको इस तरह से एजुकेट कीजिए, उनको इस तरह से ग्रूम कीजिए कि ये चीज़ उनकी नज़र में बहुत एक ग्रेव सिन बन जाए कि डाउरी लेना या देना। और नॉट जस्ट कि आप रिफॉर्मेशन की बात सिर्फ वहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि हमें डाउरी नहीं लेनी है। रिफॉर्मेशन यहाँ पे भी आती है कि हमें डाउरी नहीं देनी है। एज़ देनी अ है, मदर ऑफ अ एग्जैक्टली। as a mother of a daughter, this is a responsibility on me, this is a burden on me, that I have to, educate my daughter from the very beginning. मैंने अपनी बच्ची को अवेयर करना है कि ऐसे ऐसे होता है, ये सही है, ये गलत है। I'm supposed to make her realize that line, कहाँ तक हमें करना है और उसके बाद हमें नहीं करना है। टुमारो इंशाल्लाह शी विल गेट मैरिड। मेरी नजर में ये होना चाहिए कि हाँ, उसकी जरूरियात, उसके शौक, वो तो सब ठीक है, बट देन जहाँ पे वो चीज आपकी बच्ची की, मेरी या किसी की भी बेटी की, जहाँ पे वो पॉम्प एंड शो में बदल जाए, जहाँ पे वो दिखावे में बदल जाए, यू एज अ पेरेंट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्रॉ अ लाइन। ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले डाउरी ना देना, इस पे फोकस होना चाहिए। डिमांड से ज्यादा हमारी सोसाइटी में, यहाँ पे ओपन डिमांड्स नहीं होती हैं हमारी इशारे, सोसाइटी में, इशारे से मांगी जाती है डाउरी। क्योंकि हम लोग देने के लिए तैयार होते हैं, जस्ट टू जैसे इनायत साहब ने ही राइटली सेड कि बस ये इंप्रेशन देने के लिए कि वी आर अ सुपीरियर क्लास, वी आर फाइनेंशियली वेरी साउंड, चाहे हम साउंड हो या ना हो, लेकिन हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अपनी बच्ची को इतना कुछ देने में कि वो डाउरी ही तो होती है, चाहे ससुराल वाले मांगे या ना मांगे। और ससुराल वाले भी बहुत खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो मेरा मानना है कि प्राइमरीली सबसे पहली बात ये आती है कि एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे पहले अपने बच्चों को, उनका माइंडसेट, उनको ग्रूम इस तरह से कीजिए कि देना ही गलत है। चलिए इनायत सर, लास्ट पे आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है बेटियों को हमें एम्पावर करने के साथ साथ बेटों को भी बताना है कि नहीं भाई, इसमें खतरा है, भिखारी बनना जरूरी नहीं है, अपने दम पे जिंदगी गुजारना सीख लो? एंड सेकेंडली, क्या हमें बेटियों को ये बात समझानी चाहिए शादी का एक टाइम, मैं आपको एज अ लॉयर नहीं पूछ रही हूँ इस टाइम एज अ फादर ऑफ अ बेबी गर्ल, उस हैसियत से पूछ रही हूँ, क्या हमें अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं इस तरह से ये एक सीख देनी है? कोई बंदा आपसे अगर डिमांड करता है, कल को आपका शौहर आपसे डिमांड करता है, राइट वे उससे बताइए, इससे पहले कि झंझट बढ़ जाए, आप उससे बताइए मैं एफर्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स एफर्ट नहीं, अगर उनके पास है भी, एट द फर्स्ट इंस्टेंट उसको बोलिए वो भी नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगी, रिश्ता चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है तो तोड़ दो। क्या ये एक सोल्यूशन है? You should यही be तो मुझे लगता straightforward. है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो हमें तो कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा।
कि हर एक जगह पे जहाँ ऐसे हैं कि वी आर रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजंस, तो यहाँ भी एक जहाँ पे एक ये कोई एक दिन की बात, 2 दिन की बात, महीना 10 दिन की बात नहीं होती है कि हम एक बच्चे को, बेटी को या बेटे को हॉस्टल में भेज रहे हैं या पेइंग गेस्ट रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं चलो थोड़ी देर एडजस्ट करके फिर तो मामला आपको घर वापस आना ही है। ये एक आदमी की फ्यूचर जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है तो उसके निस्बत हम एक फैसला ले लेते हैं। तो हमें हर ये मुमकिन बनाना चाहिए कि जब हम ये फैसला ले रहे हैं तो उस समय हम ये सारी बातों का ख्याल रखें कि हमें उस समय कुछ हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। एक अगर हमें कोई, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज तक तो मुझे कोई ऐसी इंस्टेंस दिखाई नहीं दी कि जहाँ पे लड़कों वालों ने डिमांड की है कि हमें डॉवरी चाहिए। तो यहाँ पे तो जो भी चीजें मनशा होती है मैम तो ने अभी फरमाया, मनशा मैम अभी फरमाती थी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है और ये क्लियर भी है सोसाइटी में, इशारों से भी मांगी, कोई वालिद तो इशारों से भी मांगी जाती है। आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट। अगर वहां पे वो जाती है तो अगर हमारी तरफ से इनिशिएट हो रही है ऐसी चीजें तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो हमें तो पहले वी हैव टू डू अवे विद ऑल दीज थिंग्स कि हमें अपने आप से ये इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हमारे इशारों में भी ऐसा कोई हमें इंडिकेशन मिलता है कि नहीं इन लोगों को की इंटरेस्ट बेटी से ज्यादा, बहू लेने से ज्यादा उनकी इंटरेस्ट है कि वो कैसे एक मटेरियल गेन ले लें इस शादी से, इस रिश्ते से, तो उस समय तो ये मतलब ये है हमें डिसीजन लेने में वी शुड स्क्वायरली से नो 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 एंड नो। उसके अलावा जब तक हम कहीं से हमें शुरू करना है, किसी तो शुरू करना है, तो हम ये बोलेंगे चलो अब क्या है, मैं शादी करनी है, एक ही बेटी है तुम्हें दे रहा हूँ कोई बात, लेकिन किसी न किसी एक मरहले पे एक आदमी को तो डिसीजन लेना पड़ेगा और कैटेगोरिकली इन ऑल अनएम्बिगुअस टर्म्स एक्सप्रेसली बोलना पड़ेगा नहीं हमको ये लग रहा है कि आपकी कंसिडरेशन, आपकी इंटरेस्ट हमारी बेटी में से हमारे उस जायदाद की तरफ है, उन चीजों की तरफ है जो हमारी बेटी के साथ आप हमसे हासिल करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि इस सूरत में तो कैटेगोरिकली देयर शुड बी नो। और ये हर एक वालिद अब, और कुछ चीजें तो हमारे अपने लिए करनी पड़ती है और कुछ सोसाइटी के लिए करनी पड़ती है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। सो वी आर ड्यूटी बाउंड टू सोसाइटी कि अगर हमें ऐसी चीजें आ जाएं तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वी हैव टू टेक अ डिसीजन एंड से नो। जैसे कि हम ड्रग्स में बोलते हैं से नो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, तो यहाँ भी हमें बोलना होगा से नो टू डॉवरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। जो आपने बोला कि इट्स नॉट ओनली वेयर कि आपको एक्सप्रेसली आपसे मांगा जा रहा है, हमें वहां पर भी ये करना है कि जहाँ पे हमें इनडायरेक्टली में वो लड़का जो है उसकी ड्यूटी श्रीनगर में है, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो सोच रहा है कि उसको कोई छोटा सा जमीन मिल जाती तो मकान बना लेगा। तो ऐसे भी हमें कोई इंडिकेशन मिलती है तो ऑफ कोर्स in situations में, in circumstances में, there can be no best way to just address and redress such an evil would be to say big no. That's my take on the point. Okay, we have to say big no at the very first instant जब भी हमें कोई डिमांड करे। Yeah, as simple as this. As simple as this. थैंक यू सर। डॉक्टर कुर्रत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है लेट मैरिजेस जो हम बोलते हैं इट्स बिकॉज ऑफ डॉवरी सिस्टम, जो कि लड़कियां क्रॉस कर चुकी हैं एज, उनकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास डॉवरी नहीं है, इज इट बिकॉज ऑफ दैट? जी मैम, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक बहुत ज्यादा सही है कि ऐसा हो चुका है हमारी सोसाइटी में। अभी डिमांड हो रही है डॉवरी की, लड़कियां अफोर्ड नहीं कर पा रही है, इसीलिए 40 एज 50 एज तक भी लड़कियां बैठी रहती है। बहुत ज्यादा इफेक्ट है डॉवरी ने हमारी कहीं ना सोसाइटी। कहीं अगर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर दूं, कहीं ना कहीं लड़के भी तो जूझ रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो उनको अच्छी खासी डॉवरी देगी, तो वो भी रुक रहे हैं। उनकी भी शादी की एज एक थम गई है, थम जैसी गई है उनकी लाइफ। दोनों चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों इस बिदत से तंग आ गए हैं। अब देखिए मैम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब तक हमें ये डिफरेंस नहीं आएगी, हम ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे व्हाट इज हराम, व्हाट इज हलाल। डाउरी इज हराम, मेहर इज हलाल। जब तक आप अपने बच्चे में 6 to 13 पेरेंटिंग तक नहीं बोलेंगे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तब तक जब उन्होंने पढ़ाई नहीं, रिलीजियस टीचिंग्स उनके पास आई नहीं, वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एक सेटअप बना होता है माइंड में, आपने जी पढ़ा नहीं, आपको रिलीजियस टीचिंग्स कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिकली कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वो भी उनके लिए चीजें तो है सेम, डॉवरी भी वही है, मेहर भी वही है। देखिए मैम, हमारे समाज में
रिलीजियस टीचिंग्स अपने मैं बच्चों को देनी है। आपको बता देती हूँ, हमारे पास्ट में 10-20 साल पहले डिग्रीज लोगों के पास इतनी नहीं थी जितनी कि आज हमारे पास है। स्कॉलर्स बैठे प्रॉब्लम्स हैं, भी इतनी नहीं थी जितनी आज है। बट तब हमारे पास मजहब की टीचिंग्स होती थी, अमल भी होती थी। उस वजह से हमारी सोसाइटी में ज्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि तब लोगों को पता थी व्हाट इज हलाल व्हाट इज हराम। आज हमारे बच्चे को सारी बाहर वाली चीजें पता है, बट रिलीजियस मैं यहाँ टीचिंग्स। पे या मैम 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। इनायत सर कुछ कहने वाले हैं, इनायत सर बता दीजिए। यहाँ पे मतलब आई हैव सम रिजर्वेशंस, जो मैम ने बोला कि बिकॉज जो मैरिजेबल एज है उसको क्रॉस करती हैं लड़कियां, इसलिए क्योंकि वो डॉवरी देने की कैपेसिटी या उनकी हैसियत नहीं होती है। सो आई फाइंड अ लिटिल डिफिकल्ट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक हलाल और हराम की बात है, तो आज की डेट में हलाल और हराम तो खैर ये तो बहुत दूर की बात है। आज आप देखिए कि कौन सा ऐसा हाउस होल्ड है जिसमें लोन, जो हमारी इकोनॉमी ही एक क्रेडिट बेस्ड सोसाइटी है, तो एग्जैक्टली सारा काम तो हमारा मकान बनाना है तो वी आर सीकिंग लोन्स, हमें बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजना है तो वी आर सीकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक। और इधर रोड पे कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी मेरे पिताजी की गाड़ी को छोड़ के जिसको बैंक का फाइनेंस है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो और जहां तक मैं मानता हूं कि अगर सो द वर्स्ट काइंड ऑफ सिन जो कुरान में हमें बताया गया है, दैट इज टू हैव द लो ये इंटरेस्ट, जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट को हिंदी में अपना जो ये देते हैं सूद, सूद को, उससे सूद लेने से बड़ा तो कोई गुनाह है नहीं इस्लाम में। तो इसलिए मैं ये बोलना है कि भाई हमें हलाल और हराम में फर्क मालूम नहीं है, हमें क्या बोलते हैं उसको इसलिए रुकती है कि हम जहेज नहीं देते, नहीं, देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल। हमें सब पता है, ये बोलता आपने क्रैक का ऐड देखा होगा टीवी पे, जब वो माँ को होती बोलते माँ को सब पता, ये हमें सब पता है, लेकिन कुछ उसके कुछ एक्सट्रीनियस रीजंस है जो हमें एड्रेस करने हैं। ये तो उसमें उनके कुछ अपने पर्सनल रीजंस होते हैं जो हमारा अभी, मुझे लगता है कि डाउरी से ज्यादा तो जिसमें एक ये, क्योंकि हम तो एक कास्टिस्टिक सोसाइटी है नहीं, लेकिन जब भी हमें एक बहू बेटी का रिश्ता करना होता है तो हमारी सबसे पहली कंसिडरेशन होती है कि आप किस खानदान से हैं, किस कास्ट से हैं, माँ कौन है, बाप कौन है, भाई का है, वो है। जब हम मुझे ऊंचा लगता घर है ढूंढते कि हैं, ऊंचा खानदान वो है ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ी वजह है। और दूसरी चीज है कि आप देखिए कितने सामूहिक विवाह होते हैं हमारे यहाँ पे, जो मतलब जो मास मैरिजेस होते हैं, चाहे वो मस्जिद में हो चाहे मंदिर में हो, तो उन लोगों को कोई नहीं रोक रहा है कि भाई आप आगे आ जाइए। हमारे जितने भी यहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को हेल्प करने के लिए हर समय तैयार है, लेकिन उसमें हमारी ही कुछ कहीं कमी कहीं है इनिशिएटिव की, या प्रोएक्टिव है नहीं हम लोग उसमें कि हम ये देखें। तो अब ये होता है ना, इट्स एन इजी एस्केप, तो हम ये बोलते हैं कि चलो डाउरी को। आप मुझे बताइए, जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, मैं एक ऑनेस्टली मुझे बताएं कि आपकी नॉलेज में अभी हमारी सोसाइटी में डाउरी रिलेटेड कितने इंस्टेंसेस आए? मुझे लगता है हार्डली एनी, या मैं बहुत इधर हो सकता है इनडायरेक्ट जो आप बात कर रहे हैं, तो आई डोंट, मैं उसको डिनाई नहीं करता। अदरवाइज इसलिए नहीं रुक रही, उसको बोला कि आप गाड़ी दे दो, आप गाड़ी नहीं दोगे को तो शादी नहीं होगी। तो ऐसा क्या है कि मतलब 100% लोग डाउरी मांगने वाले ही हैं? मुझे नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है, जो डाउरी प्रोहिबिशन आपकी एक्ट की बात हो रही है, उसमें तो केवल ऐसा ही नहीं है कि आपने डाउरी दे दी उसके लिए सजा है, अगर आपने डाउरी मांगी उसके लिए भी सजा है, या किसी ने यहाँ से डाउरी ऑफर की उसके लिए भी सजा है। ऐसे तो मुझे नहीं लगता, अगर आप पिछले 5 साल 10 साल का जुडिशियल रिकॉर्ड उठा के देखोगे कि कोई ऐसा मामला अदालत के सामने आया होगा या पुलिस स्टेशन में कोई ऐसा मामला दर्ज होगा कि एक आदमी ने मुझे डाउरी मांगी है, और या मैंने, एक आदमी ने, किसी ने भी बोला कि इसने बहू बेटी को शादी करने के लिए उसको डाउरी ऑफर की। तो हमें शादी को आसान, आपका मेन पॉइंट जो है, हमें शादियों को आसान बना, जो हमने इनोवेशंस लाई हैं वो चीजें खत्म करनी है। जब शादी आसान होगी तो बिल्कुल, और वो शादियां ऐसे आसान होंगी जो आप जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, जो मैम ने बोला पॉपन शो पे कि भाई इतने सारे लोग आएंगे, इतना ऐसा शामियाना होगा, फलान जगह से हमें शामियाना लागा, हमें फलानी चेफ होगा, इतनी हमारे वैरायटीज बननी चाहिए, तब तो शादियां तो महंगी हो जाएंगी, शादियां तो महंगी हो जाएंगी। उनको सिंपल, जो मैंने आपको कहा कि इसको हम सिंपलिसिटी इसमें लाएं,
तो उसमें केवल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक समाज का जो हमारा एक खुसूसी पर्टिकुलर ये सेक्शन है जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है और जो ये एफर्ट कर सकते हैं, वो जितना पैसा खर्च करें कर सकते हैं, उनको ये देखना होगा कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी है कि हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन हम सोसाइटी में मैसेज क्या दे रहे हैं और इससे क्या क्या बिदात हम अपनी सोसाइटी में खड़े कर रहे हैं। कहीं ना ये कहीं केवल हमें शादी एक की लाइन ड्रॉ करनी है। आई एम सॉरी, मेरी मीटिंग का वक्त खत्म हो रहा है। उससे पहले आपको डॉवरी डेथ्स के साथ, डॉवरी जो प्रोहिबिशन एक्ट है उसके साथ साथ कुछ और एक्ट्स भी हमें लाने, जैसे आपको यहाँ पे गेस्ट कंट्रोल एक्ट था, या आपको बोलते हैं कि सुपरफ्लुअस एक्टिविटीज एक्ट इन द मैरिजेस, उसको लेके आपको जो ये लाने हैं, लेजिस्लेचर्स लाने हैं, तो मतलब बात समझ में आती है आपको। मतलब ऐसे क्लेंस्टाइनली लड़के वाले ने लड़की वाले से क्या मांगा, क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये यूजुअली दो फैमिलीज के बीच में ही रहता है और इसको मतलब उसको कॉग्निजेंस लेना या नहीं लेना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जहां तक आप देखोगे कि जो वो पब्लिकली बातें करते हैं, जो वो पब्लिकली इतनी बड़ी दावत देते हैं, इतने सारे लोगों को बुलाते हैं, इतना वो डेकोरेशन पे पैसा खर्च करते हैं, जब उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक वे हमवार हो जाएगा रास्ता कि शादियों को आसान बनाने। चलिए हम इस गुफ्तगू को यहीं पे रोकेंगे, ये कह के कि शादी को आसान बनाइए, बिजनेस नहीं बनाइए। शादी को बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब पैनलिस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के कश्मीर कन्वीनर के इस प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे। अल्लाह। थैंक यू सो मच।